Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, already chapter 7 के अंदर हम लोग चैप्टर 11 के अंदर हम लोग 700 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें से 4 स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने किए, दैट इज 700, जिसमें आपने फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस किया। 701 जो कि की ऑडिट मैटर्स को लेकर आप लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया। 705 अबाउट द मॉडिफाइड ओपिनियन एंड 706 जिसमें ईओएम पैराग्राफ एंड ओएम पैराग्राफ। क्लियर? सो काफी माइन्यूटली उस चीज को हमने डिस्कस किया कि डिफरेंस दोनों में क्या है। मेनली इस टॉपिक में जो वेटेज रखते हैं 701 एंड 706, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट करवाएगा कि की ऑडिट मैटर्स और एम्फोसिस ऑफ मैटर कौन से। तो आपको मैंने बड़ा क्लियरली डिस्टिंक्ट करा था कि कौन से मैटर्स किस में रिपोर्ट किए जाएंगे। क्लियर? एंड इवन उनकी एक्सेप्शंस कहां कहां पे वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, काफी सारी थिंग्स हमने लास्ट डिस्कस करी। बट नाउ नेक्स्ट ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 का कंटेंट, दैट इज कैरो 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इसके क्लॉजेस पढ़ने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी डिटेल में जाने वाले हैं कि ये कैरो का जो ऑर्डर दिया गया, एक्चुअली नेम क्या है। कैरो मींस कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। एक ऑर्डर एज पर द कंपनीज रूल्स के मुताबिक एक ऑर्डर पास किया गया 2020 में, जिसकी एप्लीकेबिलिटी आज की डेट में लेटेस्ट वाला है, पहले 2016 हुआ करता था। क्लियर? तो अब 2020 के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट आपको दिया गया, कुछ प्रेस्क्राइब्ड मैटर्स दिए गए एमसीए की ओर से कि एक ऑडिटर को इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे भी एडिशनल रिपोर्टिंग करनी है। अगर वर्ड ध्यान से सुनो तो मैंने वर्ड कहा एडिशनल रिपोर्टिंग करनी है। मतलब जो तुम्हारे लॉ के मुताबिक, जो तुम्हारे एक्ट के मुताबिक ऑलरेडी रिपोर्ट्स बन रही होंगी, वो आज भी बनेंगी और वो बनती भी रहेंगी। बट ये एक अलग से रिपोर्ट है, तो कृपा करके मत कहना कि फ्रॉड का मैटर तो वहां डिस्कस हो गया, यहाँ पे क्यों दे। सर वो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग है, वो किसी एसए के अकॉर्डिंग है, वो किसी लॉ के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग है। लाइक 143(12) ही लगा लीजिए, फ्रॉड रिपोर्टिंग करना सीजी, बट स्टिल कैरो में भी आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा? फ्रॉड का मिलेगा। तो यहाँ पे वेरियस कुछ मैटर्स ऐसे दिए गए जो एक एडिशनल रिपोर्टिंग का पार्ट बनते हैं, जो एक ऑडिटर इस मैटर्स के बारे में रिपोर्ट करेगा ही करेगा, और वो भी तब अगर उस फलानी कंपनी के ऊपर ये कैरो का रूल क्या होगा? अप्लाई होगा। तो नंबर 1 सबसे पहले जो पढ़ने वाली चीज है वो क्या है? एप्लीकेबिलिटी। मेन वन ऑफ द क्वेश्चन, मे बी तुझे क्लॉजेस तो पूछे ही ना, किसमें उलझा ले? एप्लीकेबिलिटी। क्योंकि बड़े अच्छे पॉइंट्स कई बार यहाँ पे लिखे गए हैं अल्टीमेटली कि ये कैरो का जो रूल 2020 है, ये अप्लाई किन किन पे होगा, एंड प्लस उनकी डेफिनेशन साइड बाय साइड आपके पास यहाँ पे गिवन है, कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे 1 by 1। हाँ जी, स्टार्ट करिए। यस, इट शैल अप्लाई टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पढ़ा जी लॉ हर बार क्या कहते हैं, इट इज अप्लाई टू एवरी कंपनी। बट उल्टा मैं आपको इसकी क्या बताऊंगा? एक्सेप्शंस, किन किन केसेस में ये कैरो रूल अप्लाई नहीं होगा। इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ, इवन क्या लिखा हुआ है? फॉरेन कंपनी, जो कि डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है। एक्सेप्ट यहां से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, कैरो किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होता? सिंपल वर्ड, पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा सेक्शन 8 कंपनी, नंबर 4 वन पर्सन कंपनी, दैट इज ओपीसी as defined under clause 62 of section 2 of the companies act, and a small company। कौन सी? स्मॉल कंपनी। और सर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अब क्या हो चुकी है? चेंज, दैट इज 4 यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। क्लियर? कि जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड जिनकी टर्नओवर नॉट एक्सीड 40 करोड़, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी। तो तेरे लिए अभी तक सिंपल 5 वर्ड्स बताइए कौन कौन से हुए। नंबर 1 इज बैंकिंग कंपनी, नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी, नंबर 4 वन पर्सन, नंबर 5 स्मॉल। मेन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर इतनी क्लैरिटी आई कि अगर वो पब्लिक है मतलब एप्लीकेबल, छोड़ ही दो सर, उसमें तो मैटर नहीं। अच्छा, क्या लिस्टेड कंपनी इसमें आ सकती है?
हाँ, मतलब होशो हवास में रहना। कई बार ऐसे सिली डाउट्स भी आते, सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और लिस्टेड क्या बीच में आ सकती है? लिस्टेड होती ही पब्लिक है, समझे वर्ड? बड़े माइन्यूटली, मतलब हम लोग तो उस चीज को फेस करते हैं, आप लोग करेंगे कि जब क्वेश्चन सामने आता है सारी सुध-बुध खो जाती है, दिमाग कुछ और ही सोच रहा होता है नेक्स्ट लेवल, तो वो थिंग्स ना आए। इसीलिए बेटर है कि हर चीज को ना बोल बोल कर उसका क्रॉस देखा करो अल्टीमेटली, कि पीएलसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है मतलब पब्लिक पे एप्लीकेबल है। पब्लिक मतलब जो लिस्टेड है अनलिस्टेड है दोनों, समझे वर्ड? अब आजा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस नॉट बीइंग अ, बट वो कौन नहीं होनी चाहिए? सब्सिडरी और अ होल्डिंग कंपनी ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम कौन हो, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, सब्सिडरी है, तो आप पर कैरो क्या होगा? अप्लाई होगा। मतलब आप नहीं होने चाहिए, मैं उल्टा वर्ड बोल रहा हूं कि ताकि तुम ये समझ सको अप्लाई कब होगा और कब नहीं होगा। कंडीशन दोबारा वर्ड पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं, किन पे अप्लाई नहीं होगा? आप पे अप्लाई तब नहीं होगा अगर आप एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ना किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है ना ही वो सब्सिडरी है। देन सर आप आगे पढ़ सकते हैं, देन आप आगे एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट मैंने वर्ड पढ़ा पीएलसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऊपर से होल्डिंग निकली किसकी? पब्लिक की। सब्सिडी निकली किसकी? पब्लिक की। आगे रहने दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही बाहर हो चुके, पहले ही बाहर हो चुके। इसको साइड पे लिख ले, क्या लिखोगे? पब्लिक कंपनी की H/S होल्डिंग सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। मतलब सर अगर कारो से माफी लेनी है, कैरो से अगर एग्जम्पशन लेनी है, तो आप किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सब्सिडी और होल्डिंग या सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। इवन आप आर्टिकल्स में प्राइवेट लिमिटेड कैरी ऑन करते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर? चलिए, नाउ कंडीशन नंबर 1, यहां पे ट्रिप्लीकेट कंडीशन मिलेंगी 3, और तीनों में वर्ड तुझे मिलेगा एंड, तभी ट्रिप्लीकेट कह रहा हूं ना। वर्ड पढ़िए पहला, हैविंग अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सर शब्दों पे गौर करिएगा, दोबारा कह रहा हूं, वर्ड मैंने बोला पहली बात तो पेड अप कैपिटल। अब सर जी वैसे तो पेड अप कैपिटल क्या होती है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों, बट ये क्लैरिफिकेशन देगा। और ज्यादातर वर्ड मोस्टली होता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बट यहाँ पे फ्री रिजर्व नहीं, यहाँ पे वर्ड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। और रिजर्व एंड सरप्लस मतलब पूरा हेड, जर्नल रिजर्व जो फ्री होते हैं, इवन स्पेसिफिक रिजर्व। रिजर्व एंड वर्ड क्या लिखा? सरप्लस लिखा मैंने, बैलेंस शीट का हेड लिखा है इन दोनों का टोटल। एंड क्या लिखा हुआ है जी? हैविंग अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन कितना सर? और कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी पेड अप कैपिटल तो भले ही मन करे शायद कितनी हो, 5 लाख 10 लाख, रिजर्व्स कल्ले इतने साल से चल रहे हैं, रिजर्व्स कल्ले कितने हुए पड़े हैं? 1 करोड़ प्लस। अब सर आपने तो कंडीशन ब्रीच कर दी, क्योंकि वैसे कंडीशन क्या थी? कहते बट मैं कौन सा होल्डिंग सब्सिडी हूं? फिर अकेला होल्डिंग सब्सिडी थोड़ी, मेन कंडीशंस में आऊं ना। कंडीशन नंबर 1 क्या? आपकी पेड अप कैपिटल प्लस जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस हैं। गलती से फ्री रिजर्व आएगा याद, बट फ्री रिजर्व नहीं, यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग, नॉट मोर देन मतलब डॉट भी हो चलेगा, 1 करोड़ भी हो चलेगा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? नॉट मोर देन ₹1 करोड़ एज ऑन दी क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट डेट। एंड कंडीशन नंबर 2, एंड मतलब सर प्लस, हाँ जी। कंडीशन नंबर 2 विच डज नॉट हैव, हाँ जी, total borrowings exceeding ₹1 crore from any bank or financial institution at any point of और time. यहाँ पे एज ऑन डेट नहीं, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया? एनी पॉइंट ऑफ टाइम, साल में कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? आपकी टोटल बोरिंग्स, मैं क्या सर फिर ये तो बता दो टोटल बोरिंग्स कौन सी? मीनिंग तो बहुत वाइड है, टोटल बोरिंग्स तो मतलब सबसे ही। कहते नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा, एक एक करके वर्ड समझाऊंगा कि मेरा टोटल बोरिंग से मतलब क्या है। जैसे आप कहते नहीं कई बार वर्ड लिखा होता है फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या नेक्स्ट ऑन जो भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स भी तो बीच में आते हैं,
ऐसे तो मान लो दूसरी कंपनी से मैंने लोन लिया हुआ है, वो भी तो बोरोइंग है, बट क्या वो इस पर्पस के लिए आएगी? तो डिपेंड करेगा अगले की क्लैरिफिकेशन क्या है। मतलब इसका एक वाइड टर्म, ऊपर वाले 5 पॉइंट में कुछ नहीं था, जो अकेला ये 6वां नंबर पॉइंट जो है ना, ये अकेला ही बस करवा दे। इसके इतने क्वेश्चन, इतने टेंटेटिव, मतलब इतने बना सकते हैं ना अपन, जहां मर्जी घुमा लू फिरा लू, फंसोगे तुम कहां पे? इस 6वें पॉइंट में। ऊपर वाले में तो है ही क्या था? डायरेक्टली तुम स्मॉल कंपनी हो, ओपीसी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, सेक्शन 8 हो, तो नहीं एप्लीकेबल होगा। पॉइंट ही बचा क्या ये? कई बार ना तेरा दिमाग वो अगले पॉइंट्स में ले जाएगा, जबकि क्वेश्चन सिर्फ तेरे पहले वर्ड पे डिपेंड करता है। ध्यान से पढ़ा ही नहीं। मैं कह रहा हूं एक्स लिमिटेड, जिसकी बोरोइंग्स, जिसकी टर्नओवर एंड वेट वेट एक्स लिमिटेड, खैर तो अप्लाई होगा। अपना दिमाग हुआ, टर्नओवर मिल गई, कम आ गया, ये कम आ गया, दिमाग लगा दिया वहां। पहला वर्ड ही देखा कि वहां पे प्राइवेट इन लिखा हुआ, और जब प्राइवेट इन लिखा हुआ वो तो पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक कंपनी है तो अप्लाई होगा। किस बात की टर्नओवर, किस बात की थ्रेशोल्ड, है ही कुछ नहीं। बड़ा माइन्यूटली इन क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। मैं इवन एक पीडीएफ है मेरे पास, मुझे कहीं नेट से अच्छी मिली थी, उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं हर क्लॉज के बाद, हर चीज के बाद क्वेश्चंस गिवन, पर क्लॉजेस नहीं पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना। मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, ऑनलाइन कहीं से मुझे अच्छी मिली लगी, मैं कहा चलो प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चंस कहीं गिवन नहीं है तो एक बार वो जरूर स्क्रीन आउट करो। हर क्लॉज के बाद एक दो क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे। बड़ी अच्छी बनाई हुई है पीडीएफ बंदे ने। अपने को किसी का कंटेंट अच्छा लगे तो उसमें बुराई क्या? आप तक पहुंचाई जा रही है तो ये मेरी अच्छाई हुई, सिंपल सी बात। या तो कहो जी मैं प्रिंट करके अपना टैग लगा के, अपने को मैटर नहीं है सर। अपने को मैटर है चीज आप तक पहुंचनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आप तक जाना चाहिए, कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए पेपर में बस। वो बड़ी अच्छी पीडीएफ सी बना रखी है, तो उसमें देखना इसी पर्टिकुलर पॉइंट की एप्लीकेबिलिटी पे बड़ा घुमाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट इज एंड, आगे एंड विच डज नॉट हैव, क्या लिखा हुआ है? टोटल रेवेन्यू। तीसरी कंडीशन टोटल रेवेन्यू। अच्छा फिर बात, टोटल क्या पॉइंट हो सकता है? ऑपरेशन से। हाँ, मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखा, मैंने वर्ड क्या लिखा? टोटल रेवेन्यू। और एज पर द एसपीएल मैं नंबर 1 पॉइंट नहीं, नंबर 3 पॉइंट की बात करूं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? 1+2। 1 मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम प्लस अदर इनकम। समझ गए ना? बहुत वाइडर मीनिंग लेकर जाएगा, क्योंकि सर उसने अगर फंसाना है तो एप्लीकेबिलिटी पे ही फंसा लेगा। क्या? टोटल रेवेन्यू एज, जो आपने देख हिंट भी दे रहा है, डिस्क्लोज्ड इन एज पर द शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग। और एक बात और सुन ले, रेवेन्यू फ्रॉम ये भी बीच में आपने इंक्लूड करने। कहीं तुम कह दो ये तो डिसकंटिन्यू करने वाले, ये कौन सा आगे से होंगे? रेवेन्यू तो है ना, इस साल का रेवेन्यू तो है ना। बेशक तूने ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिए या कंटिन्यू कर रहा है, मुझे मैटर नहीं है। कहता कहीं तुम इसका बहाना ले लो, प्ली ले लो कि ये तो जी डिसकंटिन्यू वाला है, AS24। AS24 में आपने क्या कहा था कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को अलग से क्या करिए, रिपोर्ट करिए। मैं तो बहाना ले लूंगा, मैं कहा जी इसको बीच में क्यों प्लस कर रहे हो, ये तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से है। कह रहे हो कि एप्लीकेबिलिटी में जाके पढ़ ले, लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी बीच में काउंट किए जाएंगे। कितना सर? एक्सीडिंग रुपीज कितना जी? हाँ जी, 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और रेवेन्यू आइटम है सर ये, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये एज ऑन डेट देखी जाती है। ये कौन सा कम होंगी, सेल तो बढ़ेगी हमेशा। क्लियर? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जिसकी ट्रिप्लीकेट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, उसको हमने माफ किया कि भाई जा, तेरे पे कैरो की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तेरे ऑडिटर को कोई कैरो में रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सो दोबारा, नॉर्मली यहां पे 6 पॉइंट्स, क्योंकि आगे तो हो ही चुके, एप्लीकेबिलिटी में यही 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सर, कैरो इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग डिफाइंड इन क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 2, बट एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ के? बैंकिंग एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्लियर? साथ साथ ये भी जोड़ो, इंश्योरेंस एज पर द ईडा एक्ट। क्लियर? सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट और ओपीसी डिफाइंड 262 एंड आपकी स्मॉल कंपनी 285। क्लियर? तो थोड़े थोड़े याद भी रखा करे ताकि एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर अपन दे पाए। क्लियर? and for the private limited company not being a holding or subsidiary of a public company which has, या which have not, not word पहले यूज कर लो, which have not
क्या? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग कितना सर? 1। क्लियर? बोरोइंग्स कितनी सर? बोरोइंग्स भी कितनी थी? 1 करोड़, नॉट एक्सीडिंग 1 CR। आधे तो इसमें फंसेंगे, आधे तो इसमें फंसेंगे, ये आपका बोरिंग्स वाला। तो 1 करोड़ बोरिंग क्या होती है कंपनीज के लिए जो बड़े स्केल पे काम कर रही है? मोस्टली इन्होंने कंडीशन ही बड़ी सिस्टमेटिक बनाई हुई है अल्टीमेट की। देखो वही बात, लॉ की थोड़ी नजर समझो। लॉ आपको इस चीज के अंदर लेकर आना चाहता है या आपको छोड़ना चाहता है? तो नेचुरली थ्रेशोल्ड बिल्कुल लाइट रखी हुई होंगी नीचे नीचे से, कि मतलब जल्दी जल्दी तुम टच करो तुम्हारे पे एप्लीकेबल हो। और वैसे भी एडिशनल रिपोर्टिंग है, तो नेचुरली वो तो चाहेंगे कि ऑडिटर क्या करे, एडिशनल कम्युनिकेशन करे, एडिशनल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करे। इसीलिए अब 1 करोड़ की टर्नओवर, क्या टर्नओवर छोड़ रेवेन्यू कह रहा हूं, टोटल रेवेन्यू जी 1 करोड़ कंपनी के लिए क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। कितनी सेल है सर? सॉरी टर्नओवर 10 करोड़, चलो पेड अप कैपिटल लगा लीजिए। पीएलसी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती हैं वहां पे सर अल्टीमेटली 1 करोड़ कैपिटल क्या है? कुछ भी नहीं है। इन्होंने इसीलिए इसीलिए अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसी लिमिट्स रखी गई हैं कि जल्द से जल्द तुम इनमें क्या हो जाओ, कवर हो जाओ। क्लियर? चलिए पर साइड पे एक बार पहले वर्ड पढ़िए जी, क्या लिखा हुआ है सर? क्लैरिफिकेशन वाइल कंप्यूटिंग लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा हुआ है? प्योर सिर्फ कल्ला, क्योंकि बाकी में तो क्या बताना, बताना तो क्या था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। सुनिएगा सर, एक आपने वो वर्ड कहा था जी, लोन्स या बोरिंग्स वगैरह, पढ़िए जी। लोन फ्रॉम बैंक्स or financial institutions are normally in the form of long-term loans, demand loans, working capital limits, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, बिल परचेज्ड और डिस्काउंटेड आल्सो। कहते हैं ना फिर ये तुम अलग अलग नाम से मुझे कंफ्यूज ना करना। मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोग फाइनेंसिंग लेते हो ना, वो इस तरह की होती है। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में कुछ सीसी लिमिट भी पड़ी है, वर्किंग कैपिटल लिमिट पड़ी है, बिल परचेज और डिस्काउंट पड़े हैं, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये भी बोरोइंग का पार्ट है। इसको भी बीच में प्लस करना वाइल 1 करोड़ चेक करते टाइम। तो कहते शायद तुम बार बार पूछो सर सीसी लिमिट लें, ये तो करंट लायबिलिटी है तो फाइनेंसिंग है तो ये भी बोरोइंग है। आगे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, हाँ बस इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। कभी भी जब लिमिट्स आप चेक करते हो, सैंक्शनड लिमिट नहीं, हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस देखे जाते हैं कि आज की डेट में कितना बैलेंस है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे यस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ such loans should be considered as loan outstanding for the purpose of computing the limit of rupees 1 crore. Yes, it is clarified that since the word used by the order are, क्या लिखा हुआ है? Any bank or financial institution, the limit of exceeding 1 crore rupees applies in, word क्या लिखा हुआ है? कहते जी आपने कहा था 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या दोनों से अलग अलग? कि मान लो 1.5 करोड़ का लोन, मान लो 1 करोड़ से कम लोन किससे? एनबीएफसी से और एक बैंकिंग से। इन एग्रीगेट कह रहे हैं, इन एग्रीगेट सबका मिलाकर टोटल 1 करोड़ से लोन एक्सीड नहीं करना चाहिए, बोरिंग एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कहीं कह दे कि दोनों की सेपरेट लिमिट है, सेपरेट नहीं है, एग्रीगेट है टोटल। आगे एज पर शेड्यूल 3, यस, of Companies Act 2013, reserves and surplus consist of capital reserve, हाँ इसको भी ध्यान से पढ़ना। कौन कौन से इसके अंदर आते हैं जी? पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैपिटल रिजर्व। दूसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये याद रहता है जी, वो जो ईसोप वाला बैलेंस। क्लियर? ईसोप का जो बैलेंस होता है उसको तुम इसमें लिखते हो ना, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जिनकी पेंडिंग अलॉटमेंट अभी अपन ने देनी है, वो भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है एज पर शेड्यूल 3। आगे सर अदर रिजर्व स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस ऑफ ईच रिजर्व एंड द अमाउंट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, मतलब वो भी अदर रिजर्व, क्योंकि मैंने तो हेड कहा ना, हेड में तो सारे ही आगे। फिर आगे सरप्लस बैलेंस, ये भी आएगा, मतलब ऊपर वाले सारे कौन थे? रिजर्व, ये कौन था? सरप्लस। बट अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो वहीं से क्या होगा? माइनस। क्लियर? डेबिट बैलेंस ऑफ एसपीएल शैल बी शोन एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड। तो अगर बाय चांस कहीं इधर उधर लिखा हुआ मिला, तो रिजर्व एंड सरप्लस काउंट करते टाइम अगर सरप्लस में लॉस है, सरप्लस नहीं है लॉस है, तो उसको रिजर्व में से माइनस करते हुए फिर लिमिट क्या करिएगा? चेक करिएगा। बट मैं इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर मान लीजिए एक बैलेंस शीट आपको देकर मैं कैरो की एप्लीकेबिलिटी पूछने पे आ जाऊं, तो बेशक कहीं आज तक ना आया हो, अपने वाले में आज कुछ नहीं कह सकते, बट आपको आना चाहिए। आप कहते हो नहीं नहीं सर ये तो धोखा है, हमें तो पढ़ाया नहीं कैसा।
कुछ भी, किसी भी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बना के दिया जा सकता है। आप खेल ही किस में रहे हैं, बैलेंस शीट तो कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, फॉर डिटर्मिनिंग द applicability of the order to a private limited company, both capital as well as revenue reserves should be taken into consideration while computing the limit of rupees। वो तो आ ही गया ऊपर, वो तो कैपिटल रिजर्व सबसे पहले टॉप पे पड़ा। कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिजर्व दोनों ही आप लेकर चलेंगे। आगे चलिए, यस, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, हाँ जी, any should also be taken into consideration while नहीं तो यूजली इसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं कि रीवैल्यूएशन रिजर्व है, नॉशनल गेन्स हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, ये कभी भी पार्ट नहीं बनते। कहते नहीं नहीं सर, अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस बोला है, ठीक है ना, अब की बार इसकी इज्जत है, इसको बीच में लेंगे, क्योंकि अपन ने हेड वर्ड यूज करा। अगर कोई फ्री रिजर्व होता ना, ये गए थे, ये सारे गए थे बाहर, क्योंकि फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं? विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब ही नहीं है, तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे वर्ड है रिजर्व एंड सरप्लस, कंप्लीट हेड आपका। आगे नेक्स्ट इज, यस, इन केस of debit balance of profit and loss, the same shall be netted for computing reserves and surplus. टू समराइज, Total of reserves and surplus as disclosed in the financial statement should be considered in evaluating the thresholds. मेरे मुताबिक तो जो बैलेंस शीट में लास्ट फिगर जाती है ना, वो उठा लो, वो उठा लो, उसके मुताबिक देखो, बस 1 करोड़ से क्या नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ भी हो चलेगा, माफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, किसी दूसरे के केस में नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। द टर्म रेवेन्यू has been defined by the order as total revenue disclosed in Schedule 3 of the Act. बिल्कुल। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंगली द टोटल रेवेन्यू would include other income as per Schedule 3. और अच्छा, आपने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बोला, तो टोटल रेवेन्यू मीन्स यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स इंक्लूडिंग discontinuing operations also. Clear? Yes, as per schedule 3 here revenue will also include, क्या लिखा हुआ है, revenue from discontinuing operations। चलिए जी, नेक्स्ट आगे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन नए वाली। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन, किसको छोड़ के? नेचुरली, क्योंकि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती। इवन सर एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक आपने वो पॉइंट पढ़े होंगे सेक्शन 8 कंपनीज, क्लियर, होल्डिंग सब्सिडी एंड ऑल, ये कभी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती। क्लियर। whose paid up capital does not exceed, कितना सर? 4 करोड़। और वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंड मींस प्लस, डबल कंडीशन। टर्नओवर, अच्छा यहाँ वर्ड का क्या है? टर्नओवर। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू नहीं, टर्नओवर। एज पर द पीएल फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, कितना? 40 करोड़। और ये नीचे तेरा, बट फॉलोइंग शैल नॉट बी टर्म्ड एज स्मॉल कंपनी, कि बेशक ये कौन हो, नॉर्मल जिनकी 440 से नीचे हो, फिर भी ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। कौन? पहला होल्डिंग सब्सिडी, दूसरा सेक्शन 8, या कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई। क्लियर। तो ये कभी भी, अब पढ़िए जी नोट, हाँ जी, द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स notified the company specification of definition details amendment rules 2022 to amend the old definition of अच्छा, मतलब ये अमेंडमेंट जो आई है ना कंपनीज एक्ट में, ये पर्टिकुलरली कब इफेक्टिव डाली गई? 15 सितंबर 22। क्लियर। तो नेचुरली 15 सितंबर 22 से है, तो 1/4/23 से तो ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अप्लाई होगी ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज, हाँ जी, हेयर द कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज हेयर द कॉन्सेप्ट, एक तो डेफिनेशन ही है। However, the concept of small company does not apply to the following companies. कौन सी? A holding or subsidiary company, or a company registered under section 8, and a body corporate or company governed by any, क्या लिखा हुआ है? Special. Clear? चलिए, next is auditor's report to contain, हाँ जी, matters specified in paragraph 3 and 4. Every report. सर रुको, पैरा 3 and 4 कौन सा है? नीचे चेक कर, ये वाले मैटर्स, ये जिन नीचे दिए गए जो मैटर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं पैराग्राफ 2 में। क्लियर। कि जो मैं नीचे पैरा 3 and 4 में मैटर्स आपको दूंगा, इनके बारे में ऑडिटर को क्या करनी है? रिपोर्ट देनी है। पढ़िए, एवरी रिपोर्ट made by the auditor under section 143 of the Companies Act 2013 on the accounts of every company audited by him, to which this order applies. to which this order applies, मतलब यहीं से थोड़ा समझो, एक तो रिपोर्ट आपकी कौन सी जा रही है, जिसको तुम हेडिंग कह देते हो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो तो सेपरेट है। और वो तो वैसे भी हर कंपनी के, वो तो कंपनी ऑडिट अगर आपने पढ़ा, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा था? एवरी कंपनी। क्या उसमें कोई इतनी कोई एक्सेप्शंस वगैरह है ही? एवरी कंपनी सर, कोई भी हो, हर कंपनी ऑडिट होगा ही होगा। 143 में रिपोर्ट जाएगी जाएगी,
बट यहां किसकी बात कर रहा हूं, टू विच सच ऑर्डर अप्लाइज, जिसपे ये ऑर्डर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। मतलब वो तुझे देखना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि तेरे पे कैरो की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, तो ये एडिशनल रिपोर्टिंग होगी पैरा 3 और 4 वाली, अदरवाइज नहीं होगी। पढ़िए, यस, शेल इन वर्ड क्या लिखा हुआ है, एडिशन, लिख अलग से, इन एडिशन मतलब अलग से, कंटेन द मैटर, जो पैराग्राफ 3 एंड 4 में दूंगा एज मे बी, जो एप्लीकेबल होंगे आपको रिपोर्ट करना होगा। आगे, प्रोवाइडेड दिस ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन, किसके ऊपर, सीएफएस। अब ऑडिटर ने अगर सीएफएस पे रिपोर्ट करी है, उस पे आपकी कैरो नहीं बनती, जिसको कहते हैं कैरो सीएफएस के बेसिस पे नहीं बनती, कैरो हमेशा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बनती। क्लियर? सो एक्सेप्ट क्लॉज नंबर, हाँ बस किसको छोड़ के, क्लॉज नंबर कौन सा जी, 21, एक बार चेक करना क्लॉज नंबर 21 कौन सा है इसमें, आई थिंक सो सबसे लास्ट वो अदर वाला ही है। हाँ, अगर कोई क्वालिफिकेशन वगैरह या एडवर्स रिमार्क होगा मैक्सिमम, बस इसके बारे में रिपोर्ट जाएगी, अदरवाइज सीएफएस के बेसिस पे कैरो नहीं बनती। सिंपल वर्ड्स में कहें, सीएफएस के बेसिस पे कैरो नहीं बनती, एक्सेप्ट कौन सा क्लॉज छोड़ के, 21 नंबर। तो फिर ऐसा ना, अगर सीएफएस में ऑडिटर की रिपोर्ट, पहली बात ऑडिटर की रिपोर्ट किस पे है, सीएफएस पे, सीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट पे अगर ऑडिटर ने क्या लगाया होगा, कोई क्वालिफिकेशन या कोई रिवर्स मार्क, तो अल्टीमेट बस उसके बारे में आपको बताना है। अदरवाइज सीएफएस के बेसिस पे 20 पॉइंट तो एप्लीकेबल है, 21वां पॉइंट एप्लीकेबल है, वो भी क्या है, क्वालिफिकेशन या कोई एडवर्स मार्क। मतलब मैंने कोई एडिशनल रिपोर्टिंग तुमसे नहीं पूछी। क्लियर? तो इसको लिख लीजिएगा ऊपर, सीएफएस के बेसिस पे कैरो नहीं बनती। चलिए करें स्टार्ट, यहां तक मैं पहले वन बाय वन चलूंगा, ब्रेक्स बीच में प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप उसको प्रॉपर वे से पढ़ते जाइएगा। क्लियर? चलिए, यस, मैटर टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर कैरो 2020, मैक्सिमम नोटिंग, शॉर्ट वर्ड साइड पर साइड आपको लिखने पड़ेंगे, तब आपको सारे वर्ड्स ये क्या होंगे, याद। क्लियर? चलिए जी, सबसे पहला हेड आप लोगों का है जी फिक्स्ड एसेट्स। वैसे फिक्स्ड एसेट वर्ड ना यूज करो, इसको पीपीई वर्ड यूज करो एज पर नए फॉर्मेट। फर्स्ट हेड इज पीपीई। फर्स्ट हेड मतलब 5 क्लॉजेस तक का बोल रहा हूं। क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई, सबका हेड कौन है, पीपीई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब सुन ले, ये सारे वर्ड उसके रिलेटेड ही होंगे। सुन, पहला, अच्छा पहले के अंदर भी नेक्स्ट आगे क्लॉज टू क्लॉज, क्या सर, पहले क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, उसके अंदर नेक्स्ट आगे क्लॉजेस कितने हैं, 2, पॉइंट कितने हैं, 2। पहला वेदर, अच्छा ये ना सिंपल क्वेश्चनिंग सेशन होगा, Q&A होगा, आपने सिर्फ यस और नो करना है, और उसके बारे में यस करा तो ठीक, कुछ नहीं बताना, नो करा तो उसका रीजन आपको देना होगा बस, और कुछ नहीं करना आपने। तो उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तूने सिर्फ हाँ ना करने, और ना करेगा तो उसका साथ में क्या दे देना, रीजन। एक 21वें नंबर पॉइंट के नीचे देख, लास्ट में जाके 21वें नंबर के पॉइंट के नीचे लिख, मैटर्स क्या लिखा हुआ है, रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफिट। वो लास्ट में जाके, अगर तू क्वालिफाइड देगा ना, इनके नो नू जहां भी लिखेगा, वो सारे अल्टीमेट कहां जाएंगे, लास्ट में जाके रिपोर्ट। यहां तूने सिर्फ क्या करना है, कंपनी यस कंपनी नो, बस सिंपल इतना बताना। पहला क्या पूछा गया तेरे से, वेदर द कंपनी, इसको ना थोड़ा क्वेश्चनिंग सेंस में पढ़ना, जल्दी याद होगा कि लाइक ये रूल ने, ये ऑर्डर ने ऑडिटर को कुछ क्वेश्चन करे, एंड ऑडिटर ने वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करके क्या करना है, यस या नो करना। पहला, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग, क्या लिखा हुआ है, फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब अंडरलाइन द वर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड्स। पहला पॉइंट, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अब तुझे प्रॉपर से ही याद आना चाहिए, प्रॉपर मींस डिटेल्ड। डिटेल्ड मतलब सर जिसमें उसके फुल पर्टिकुलर्स हों। उसका क्या नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, कितनी पड़ी है, कहां पड़ी। वर्ड एक चुनो जिससे नेक्स्ट आगे सारा पॉइंट याद आ जाए। अब लाइन रिपीट करना, क्या बनी,
whether the company is maintaining proper records showing full particulars including the quantitative details and situation of the PPE. इस तरह से लैंग्वेज बनी. Number 2, whether the company is maintaining proper records of showing full particulars of, क्या लिखा हुआ है, मतलब सर क्या मैं इस A पॉइंट को कॉमन वर्ड दे सकता हूं क्या? मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसके? पहला टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल. टेंजिबल के केस में 3 वर्ड नहीं, फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन, और इधर सिर्फ फुल पर्टिकुलर्स. सिचुएशन तो होएगी नहीं ना, क्यों? ये कौन सा कोई टेंजिबल है? इंटेंजिबल तो हो गया. पॉइंट नंबर याद, क्लियर. चलिए नेक्स्ट बी पॉइंट. हाँ जी, वेदर these property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals. अब सुन, पहले क्वेश्चन में whether these property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals. मतलब मैंने ऑडिटर से सवाल पूछा, क्या पूछा? क्या मैंने तुझे ये कहा जाके चेक कर, ये देख मैनेजमेंट ऐसा करती है या नहीं? क्या मैनेजमेंट अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकली वेरीफाई करती है? अगर करती है, आगे वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड हुई हो ऑन सच वेरिफिकेशन, एंड इफ सो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी भी मिली, वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मेरे एक क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन अपने बनते जा रहे हैं, तो इसको क्या मैं हेडिंग क्या लिख सकता हूं? फिजिकल वेरिफिकेशन. क्लियर. फिजिकल वेरिफिकेशन करना तो मैनेजमेंट नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो उल्टा चेक करने आया हूं कि तुम करते हो या नहीं करते. तो हेडिंग क्या लिखेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन. लिखिए, फर्स्ट वाले में क्या था? प्रॉपर रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, और इस वाले में क्या था? फिजिकल वेरिफिकेशन. अच्छा जी, क्वेश्चन रिपीट करो, क्या था बताओ. क्या मैनेजमेंट, लेमन लैंग्वेज में, क्या मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल्स पे अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को फिजिकली वेरीफाई करती है? अगर करती है, तो क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज नोटिस होती हैं? अगर हुई हैं, क्या उनको बुक्स में प्रॉपरली, कैसे नहीं, क्या बुक्स में प्रॉपरली डील किया गया? मैंने कैसे नहीं पूछा, क्या प्रॉपरली डील किया गया? दैट्स. नेक्स्ट इज नंबर 3, वेदर द टाइटल डीड्स. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल डीड्स? ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स नहीं. टाइटल डीड्स मतलब रजिस्ट्री, कागजात वगैरह. क्लियर. बिल्स एंड ऑल. क्लियर. वेदर द टाइटल डीड्स, हाँ जी, of all the immovable property. और नेचुरली सर ये ज्यादा दिक्कत किस केस में आएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जहां पे कागजी कार्रवाई भी चेक करोगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरी देखोगे, लाओ जी रजिस्ट्री कहाँ पे है, सेल डीड कहाँ पे है, क्या वो सेल डीड किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे है भी या नहीं है. क्लियर. यस, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अदर देन किनको छोड़ के, अदर देन किनको छोड़ के, वो प्रॉपर्टीज वेयर द कंपनी इज द लेसी एंड द लीज एग्रीमेंट्स आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ. ये कौन से केस में होगा? फाइनेंशियल लीज, AS 19, जिसमें तुम लिखते नहीं थे एसेट ऑन लीज. याद आएगा धीरे धीरे, कोई नहीं, मेमोरी में जाओगे. जब फाइनेंशियल लीज में आप लोग रिकॉर्ड करते हैं AS 19 में, तो आप लोग वहां पे लीज रेंटल्स की जो पीवी निकाल के वर्ड यूज करते थे, एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट, तो उसकी बात कर रहे हैं. उसको छोड़ दो, वो तो पहले ही लीज पे, और लीज डीड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो तो रखी है लेसी के नाम पे, उस पे क्या चेक करेगा? कहता सर ऐसी एसेट को बाहर कर दो. मैंने वैसे तभी लिखवाया था एसेट ऑन लीज, ताकि कहीं वो बाकियों के साथ मिक्स ना हो जाए, उनको अलग रखा जाए. मतलब एक्सेप्शन में लिख लो, एक्सेप्ट एसेट ऑन लीज, जो ऑन लीज एसेट्स हैं उनको बाहर निकाल दीजिए. आगे, disclosed in the financial statement are, yes please, हाँ जी पढ़ो. held in the name of the company, if not provide the details therefore in the following form. देखो जी, मैं आप पे शक नहीं कर रहा, मैं तो खुद कह रहा हूं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स आपने एफएस में डिस्क्लोज करे हैं, लाइन कनेक्ट कर, whether the title deeds of all the immovable properties disclosed in the, क्या डिस्क्लोज करे हैं? इन दी आर हेल्ड, जो डिस्क्लोज वो कर रहे हैं, आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी. क्या वो कंपनी के नाम पे ना रजिस्ट्री, पता लगे बीओडी ने अपने नाम पे करवा रखी है, किसी एम्प्लॉय ने अपने नाम पे करवा रखी है, ये क्या मतलब? प्रॉपर्टी किसकी? कंपनी की, तो कंपनी अपने नाम पे लेना. जितनी जमीन ली जाएगी, जो कुछ भी किया जाएगा, ऑफिस है किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे. और अगर ऐसा नहीं है,
तो मुझे इस फॉर्मेट में क्या करो, रिपोर्ट करो। अब मैं जाके वहां पे देखूंगा, चेक करूंगा, फिर मैं रिपोर्ट करूंगा कि हाँ मैंने देखा जी बिल्डिंग यहाँ पे जो भी कंपनी के पास है, वो बिल्डिंग की जो मैंने रजिस्ट्री फाइंड आउट करी तो वो कंपनी के नाम पे ही रजिस्ट्री थी, तो मुझे कोई रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो यस रिप्लाई करना है ना। अगर नो, वर्ड क्या लिखा था, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल्स देयर ऑफ इन द फॉलोइंग। क्या पहला, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। नंबर टू, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे है, वेदर वो जो पर्सन जिसका नाम तुम दोगे क्या वो कंपनी का प्रमोटर, रिलेटिव और एम्प्लॉय। अब कोई अननोन थोड़ी होगा, इनमें से कोई ना कोई निकलेगा। तो बताओ तो सही है कौन है वो जिसके नाम पे तुम प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हो कंपनी की। आगे, पीरियड हेल्ड, कब से लेके, क्लियर। एंड द लास्ट, रीजन क्या है। मैंने तुझे तो कुछ नहीं कहा, तुझे तो रिपोर्ट करने को कहा है जी, उनसे पूछो कारण बता दो कि 6 महीने से पिछले आप लोग इसको किसके नाम पे होल्ड करके बैठे हो, किसी इंप्लॉय के नाम पे होल्ड करके बैठे हो, प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की। बैलेंस शीट में तुम दिखा रहे हो एसेट साइड, तेरे नाम पे तो है ही नहीं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन थी नहीं क्या, एग्जिस्टेंस असर्शन थी नहीं क्या, तो कहते एक्सप्लेन करो, यहाँ पे रीजन बता दे। मैं तो यहाँ पे बस मेंशन कर दूंगा जी मेरे मुताबिक ये रीजन उन्होंने दिया। रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कंपनी। और इवन अगर डिस्प्यूट में है, स्पेशल लिखा हुआ है, ऑल्सो इंडिकेट, अगर उसके ऊपर क्या चल रहा है, जो भी मैटर, बट डिस्क्लोज कर सकते, समझ गए ना वर्ड। तो क्या मैं इसको टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेडिंग दे सकते हैं, याद रखने के लिए। क्या लिखे, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, बॉक्स बताइए फटाफट कौन से थे। नंबर 1, अगर ऐसा है कि तुमने कंपनी के नाम पे होल्ड नहीं कर रखा, पहले तो प्रॉपर्टी कौन सी, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कितनी वैल्यू है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, किसके नाम पे है, हेल्ड इन द नेम ऑफ, कौन है वो तुम्हारा, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय, क्लियर, कब से होल्ड कर रखा है, क्लियर, एंड उसका रीजन क्या है, सिंपल बता, क्लियर। चलिए नंबर 4 पॉइंट, आओ जी आगे, whether the company has, हाँ जी, evaluate its property, plant and equipment, including right of use assets or intangible assets, or both during the year end. ये दोनों के लिए आ गया, दोनों मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों पे आ गया, क्लियर। कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर उनको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, वर्ड बोल दें ना आपा, या दोनों ही लिख लो तुम्हें याद रहेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल, ताकि याद रहे, नहीं तो एसेट में कई बार आप स्किप कर दोगे। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल्स, चलिए पढ़िए जी। हाँ, अगर तुमने करी है, अच्छा मैंने पहले पूछा तुमसे क्या कोई रिवैल्यूएशन हुई है, अगर तो कोई रिवैल्यूएशन हुई ही नहीं फिर तो आगे मैटर ही खत्म। अगर रिवैल्यूएशन हुई है, इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन अ वैल्यूएशन मेड बाय वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जिसको मैं कह रहा था आने वाले टाइम का स्कोप, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली नेक्स्टोन बॉडी जो बनने जाएगी वो कौन सी बनेगी, RVIR, इंस्टीट्यूट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्टॉन में भी हो सकता है अक्टूबर तक इनका अगर बिल पास हो गया तो ये आरवीओज अलग से ओपन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहां जहां पूरे लॉ में क्या लिखा हुआ मिलेगा, वैल्यूअर, वहां काट के वर्ड क्या कर देंगे, रजिस्टर्ड वैल्यू, जिसके पास प्रॉपर क्या होगी, डिग्री होगी, क्लियर। यहां पे अपना स्कोप है, बट अपने स्कोप में सिर्फ आती हैं SFA, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग का आर्किटेक्ट करेगा, मशीनरी का इंजीनियर करेगा। ये रजिस्टर्ड वैल्यू सिर्फ अपा नहीं बन सकते, अपा करेंगे सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे बाय बैक एंड ऑल करवाने के लिए बथेरी जगह है, शेयर वैल्यूएशन करवानी पड़ती है, जहां जहां मान लो जरूरत पड़ेगी वहां पे अपा करवाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ, यस, Change. If change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of property. और अगर चेंज इज कितना है, 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट, तो आप उसके बारे में क्या करिए, रिपोर्ट करिए। मतलब मैंने आपसे 2 चीजें पूछी इस क्वेश्चन में, 3 बेसिकली। पहला, क्या रिवैल्यूएशन हुई, अगर हुई रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी, एंड करी क्या उसका चेंज 10% से 10% ऑफ
एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल्स एक्सीड करता है तो रिपोर्ट। एंड नेक्स्ट इज नंबर 5, वेदर एनी प्रोसीडिंग, हाँ जी, have been initiated or are pending against the company for holding any बेनामी प्रॉपर्टी। अभी ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया गया था, चीज आपकी है, आपने उसके मन करे पैसे दिए, नाम किसी और के ले रखी है, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन घुमाना, रोटेट करना, प्रॉपर्टियां किसी किसी के नाम पे लेके यूज आप लोग कर रहे हैं, कोई ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के मुताबिक, क्लियर, कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट इनिशिएट हुई हो या आपकी कोई पेंडिंग पड़ी हो, क्लियर, एंड रूल्स मेड देयर अंडर, अगर कोई ऐसी हैं, whether the company has appropriately disclosed the detail in the FS, तो उसके बारे में आपने FS में डिस्क्लोज कर दिया कि एज पर द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हमारे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे डिस्प्यूटेड मामले प्रॉपर्टी के एंड ऑल के, तो हमें बताइए ना उसके बारे में कि आपकी कोई ऐसी लिटिगेशंस वगैरह भी गोइंग ऑन है। दैट इज द पॉइंट, इसको लिख लीजिए, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन। हाँ जी, हुआ क्लियर? 5 पॉइंट्स, पहले सिर्फ ब्रॉडर हेड, सबसे बड़ा ब्रॉडर हेड पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर 5 पॉइंट्स, 5 में से भी फर्स्ट पॉइंट सब क्लॉज ए, कौन सा? प्रॉपर डीड्स, सॉरी प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स, वो भी उसके अंदर 2 पॉइंट अबाउट टेंजिबल इनटेंजिबल, क्लियर। नंबर टू क्या था जी? फिजिकल वेरिफिकेशन, क्लियर। नंबर 3 अबाउट द टाइटल डीड्स। नंबर 4 रीवैल्यूएशन ऑफ PPE and intangible assets, and number 5 साइलेंटली एक बार सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिए। डू इट फास्ट। चले आगे, डन। चलिए जी, नेक्स्ट आइए नंबर 2, इसको नाम दीजिए इन्वेंट्रीज, ब्रॉडर हेड इन्वेंट्रीज, कैरो का सेकंड हेड, क्लॉज नंबर 2 इन्वेंट्रीज, जिसके अंदर सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। एक तो सही है जी, एक तो आपका पॉइंट पहला लिखा ही हुआ है आपके सामने, वर्ड क्या लिखा हुआ है? फिजिकल, लिखो जी हेडिंग, सब क्लॉज ए में फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, हाँ यहां से थोड़ा सा चेंज, वेदर, आगे बढ़ो जी, वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate, मतलब अब सिर्फ ये ना देखो कि वो करते हैं नहीं, ये भी देखो कि जो प्रोसीजर, जो रूल्स उन्होंने लगाए, या जो भी कवरेज उन्होंने क्या करी, उसको स्टॉक काउंट करने की, फिजिकल वेरीफाई करने की, क्या उनकी कवरेज, क्या उनके प्रोसीजर तेरे मुताबिक सही है? मैं कहा हाँ सर, उन्होंने वर्किंग जो करी है, जिस हिसाब से स्टॉक काउंट करा है, तो मेरे मुताबिक वो ठीक है। अच्छा, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस्ड, कोई 10% से ज्यादा वेरिएशन आपको मिली हो जब फिजिकली वेरीफाई करने गई, कि माइनर सी तो चलती है सर, बट 10% से ज्यादा उस क्लास की, मान लो लाख रुपए बुक्स में आ रहा है, वहां पे स्टॉक में पाया गया 85,000, या मान लो स्टॉक में पाया गया 1,15,000, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट सर चेंज कितना आया? 15, 15 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया सर? 15%, सर 10% एक्सीड कर गया। और अगर ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई भी है, क्या उसको बुक्स में प्रॉपरली आपने डील कर लिया? मैं तो जस्ट ये पूछ रहा हूं। तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे इसके अंदर, क्या पहला, क्या कोई मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल्स पे स्टॉक को, इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करती है एंड उनके द्वारा लगाए, क्या तुम्हारी ओपिनियन में, ये वर्ड सारे भूल जाते हैं अपन, तभी बार बार करवा रहा हूं, कि तुम्हारी ओपिनियन में
जो भी कवरेज, जो भी प्रोसीजर लगाए गए फॉर दिस के लिए, क्या आपके मुताबिक वो अप्रोप्रिएट है? एंड कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली हो जो कि 10% से ज्यादा हो, 10% किसका सर? 10% ऑफ फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, कोई ऐसी नोटिस हुई हो? अगर नोटिस हुई है, क्या आपने उसको बुक्स में प्रॉपरली डील किया? दैट इज ये लिखवाऊंगा तुमसे मैं, चाहे हिंदी में लिखनी पड़े, एक एक वर्ड, सारे क्वेश्चन उसमें लिखोगे, 21 के 21 पॉइंट, कि कौन से क्लॉज में लाइन वाइज लिखना है। तभी इतना डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सर इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन पता हो कि आएगा, मन करे 5 to 8 नंबर तक ये चैप्टर कर ले, ये 2 पेज चले जाएं, फिर भी ना सॉल्व करें, फिर गलत। आगे, यस प्लीज। वेदर ड्यूरिंग any point of time of the year, the company has been sanctioned working capital अच्छा, limits. कंपनी हैज सैंक्शन या हैज बीन सैंक्शन? मतलब कंपनी को, क्लियर, वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ, कितना लिखा हुआ है जी? अब जिसके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर चली जाए उस पर तो स्टॉक ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, वो तो बैंकिंग नॉर्म्स में भी है, बैंक वाले भी करवाएंगे। मैं क्या, चलो मैं तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहा हूं। क्या क्या ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द साल, कुछ भी, कंपनी को क्या WC CC लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या 5 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन हुई इन एग्रीगेट फ्रॉम, कहां से? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसके बेसिस पे? ऑन द सिक्योरिटी ऑफ, नेचुरली सर CC लिमिट होती ही किसके ऊपर है? करंट एसेट्स के बेसिस पे होती हैं, क्लियर। अच्छा, चलो आपने देखा जी, हाँ इनकी तो 5 करोड़ से एक्सीड करती हैं जो सैंक्शन। अच्छा, वर्ड और था, क्या वर्ड लिखा हुआ है? सैंक्शन, व्हाट इट मींस? नॉट आउटस्टैंडिंग। आई एम टॉकिंग दैट कि जब सैंक्शन हुआ, आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा, मन करे आज कम होगी हो, बट सैंक्शन कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर? सैंक्शन कितनी हुई? 5 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन हुई, तो आपके ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल है। बेशक इसमें से आज 4 करोड़ रह गया, 3 करोड़ रह गया, कोई मैटर नहीं, क्लियर। अच्छा, आगे बढ़िए। वेदर, फिर इस पे एक सवाल क्या आया? पहले तो मैंने ये पूछा कि ऐसा कुछ हुआ है, फिर दूसरा क्या पूछा? वेदर, हाँ जी। The quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts of the company. If not, then give details. और तुझे पता है कि अगर उनका स्टॉक बेस्ड होगा, करंट एसेट बेस्ड होगा, फिर तो उनको स्टॉक रिटर्न्स, स्टॉक स्टेटमेंट्स, पता नहीं क्या कुछ नहीं बैंक को देना पड़ता, क्योंकि बैंक तो मांगेंगे, वो तो हर 3 महीने बाद आपके मन करे स्टॉक ऑर्डर न करवाने आ जाए। तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे केसेस में जब भी किसी से आपने लोन लिया होता है ना, तो बैंक आपसे स्टॉक स्टेटमेंट्स मांगता है। तो जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स ये कंपनी किसको दे रही है? बैंक्स या FI को दे रही है, जाके चेक कर क्या वो इन एग्रीमेंट विद द, क्या बुक से वो रिकंसाइल कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं उनको स्टॉक स्टेटमेंट दी, जो दी उसमें स्टॉक कितना, यहाँ पे कितना, ये उल्टा। मैंने वैसे तो बैंक इसके लिए ज्यादा कंसर्न होगा, पर ये तेरी भी ड्यूटी लगाएगी कि जाके चेक कर, क्योंकि केस बहुत बड़ा है। केस बहुत बड़ा है कि आपकी जो अल्टीमेट फाइनेंसिंग है वो कितनी है? 5 करोड़ से ज्यादा है। तो सर आपको तो एक बार चेक करना पड़ेगा जी, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनी विद द बैंक्स और FI आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, इफ नॉट गिव डिटेल्स। डिटेल्स प्रोवाइड करो, क्या क्या डिस्क्रिपेंसी आपको मिली, क्लियर। तो नॉर्मली नॉर्मली यहां पे सर आप अपना स्टॉक स्टेटमेंट्स के नाम से इसको वर्ड याद रख सकते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट्स कि जो बेसिकली किसको फाइल करनी होती हैं? किसको फाइल करनी होती है? बोरोअर को फाइल करनी होती है विद द लेंडर, जिसने पैसा आपको दिया। तो क्या बोरोअर ने वो फाइल्स सही करी? ऐसा तो नहीं है कि यहां पे कुछ और वहां पे कुछ और, कहीं ऐसा सीन तो नहीं। ये चीज, ये चेक करना अपने आप में क्या है, जरूरी। हुआ क्लियर? क्लियर। सो अभी तक हमने 2 क्लॉजेस पढ़े। पहला क्लॉज PPE, जिसके अंदर 5 क्लॉज, पहला प्रॉपर रिकॉर्ड्स, दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन, तीसरा टाइटल डीड्स, नंबर 4 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, नंबर 5 बेनामी ट्रांजैक्शन, नंबर 4 क्या था जी रीवैल्यूएशन वाला? क्या आप लोगों ने, कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या कोई इंटेंजिबल एसेट्स की, इंक्लूडिंग द राइट टू यूज, क्लियर, क्या आप लोगों ने वहां पे उसकी कोई रिवैल्यूएशन करवाई? अगर करवाई तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यू से करवाई?
एंड अगर करवाई तो क्या चेंजेस जो थे 10% से ऊपर वाले उनके बारे में क्या करिए, डिटेल्स प्रोवाइड। क्लियर? अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट एंड ऑल आपने प्रॉपर देखा या नहीं देखा। अच्छा, इन्वेंट्रीज नेक्स्ट आगे क्लॉज 2। इन्वेंट्रीज में 2 पॉइंट। पहला, फिजिकल वेरिफिकेशन में कितने सवाल? 3 में पहला, क्या करवाते हैं? दूसरा, जो करा क्या वो एप्रोप्रिएट करा? एंड तीसरा, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो 10% से ज्यादा वाली मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज को लेकर, कि वो बुक्स में ट्रीटमेंट उसका कैसे करा। क्लियर? एंड बी पॉइंट इज दैट इज स्टॉक स्टेटमेंट्स। पहली बात तो ये एप्लीकेबल किस पे होगा? अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट फ्रॉम द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सैंक्शनड हुई है एक्सीडिंग कितना? 500। क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर। तो वहां पे चेक करो, जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स इन्होंने फाइल करी होंगी कंपनी ने, किसके साथ? बैंक के साथ या एफआई के साथ। क्या वो इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं? अगर नहीं है तो उसके डिटेल प्रोवाइड। हुआ क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज नंबर 3। अब नंबर 3 कंटेंट है काफी बड़ा, इसमें है जी 6 क्लॉजेस। क्लियर? पहले ये वाला करते हैं जी अपन, 4th 5th और 6th। क्लियर? ये करेंगे जी 3। पढ़िए जी। यस, 4th क्लॉज पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है? इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। ये बढ़ा दिए गए 2020 का जो नया बनाया गया कैरो, पहले ये एक एक लाइन ही, मतलब एक एक पॉइंट हुआ करता, जैसे ये वाला कि लोन अगर आपने मान लो रिसीव करे या दिए तो उसके बारे में। अब उसके अंदर देख आगे 6 पॉइंट बना दिए, डिटेल फर्दर और बना दी। ये पहले मतलब बड़ा शॉर्ट क्रक्स में 1.5 पेज में था, जो नेक्स्ट आगे इतना बड़ा नेक्स्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया। पढ़िए, इन रिस्पेक्ट ऑफ loans, investment guarantees and security where the provisions of the section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with. If not, provide the details. Simple. Compliance with section 185 and 186 क्या होते हैं जी? लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड गारंटीज या सिक्योरिटीज गिवन बाय द कंपनी। और ऊपर वाला जो होगा ना लोन वाला, वो लोन लिया होगा, वो उस मैटर के बारे में। यहां पे क्या है कि अगर आपने सेक्शन 185 के मुताबिक अपने डायरेक्टर्स को या इंटर कॉर्पोरेट दूसरी कंपनियों को अगर आपने कोई लोन दिए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी, तो क्या आपने सेक्शन 185 186 का कंप्लायंस करा? बस आप यस और नो। अगर नहीं करा तो उसकी डिटेल्स हमें क्या कर दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए, जिसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कंप्लायंस विद सेक्शन 185 एंड 186, जो है ही क्या? लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। यस, नेक्स्ट इज हाँ जी। In respect of deposits accepted by the company अब or amount. कहने की बात ही नहीं है, हेडिंग खुद ही मिल गया, क्या? डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स पे कंपनी लॉ में सेक्शन कौन से चलते हैं? 73 से लेके 76A तक। क्लियर? पढ़िए, यस, एक्सेप्टेड बाय द कंपनी or amounts which are deemed to be deposits. अच्छा, which are, ये कौन सा टॉपिक है जी? which are deemed to be deposits. डिपॉजिट्स का पहला पेज ही तुम्हें क्या पढ़ाता है कि कौन कौन सी टर्म डिपॉजिट में कवर नहीं होंगी, और कुछ कंडीशन है, वो 26-27 पॉइंट। समझ गए ना? ये वो उसकी बात कर रहा है। क्लियर? वेदर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द आरबीआई, पहला मेन चीज, क्या आरबीआई के द्वारा दी गई डायरेक्शंस and provision of these sections or any other relevant provision or the rules made thereunder where applicable, simple word, have been complied with. क्या सेक्शंस का कंप्लायंस, नॉट ओनली सेक्शंस का, आरबीआई की डायरेक्शंस, वर्ड क्या बोल रहा हूं? आरबीआई की डायरेक्शंस, रूल्स, सेक्शंस, जो कुछ भी एक्ट में लिखा हुआ है सब कुछ पर्टिकुलरली क्या आपने कंप्लायंस करा। आगे बढ़िए। यस, इफ नॉट द नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बी स्टेट, उस कॉन्ट्रावेंशन की नेचर में बता दीजिए कि क्या कॉन्ट्रावीन करा। अच्छा, आगे, इफ एन ऑर्डर हैज बीन, हाँ जी, passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any और आपने पढ़ा था कि सेक्शन 76 या 76A में जाके लास्ट में कहीं कोई ट्रिब्यूनल के पास भी चला जाता है कि अगर कंपनी आपके डिपॉजिट्स को पे नहीं कर रही, तो अगर कोई सीएलबी का ऑर्डर, कोई एनसीएलटी का ऑर्डर, कोई आरबीआई का ऑर्डर, कोई कोर्ट का, किसी अदर ट्रिब्यूनल का, किसी का ऑर्डर हो, क्या तुमने उसको कंप्लायंट करा? नहीं करा, दैट्स इट। क्या लिखा हुआ है? वेदर द सेम हैज बीन, क्या लिखा हुआ है? कंप्लाइड विद और। पहला तो मैंने तुमसे ही पूछा क्या तुम कंप्लायंस कर रहे हो सेक्शंस का, और दूसरी बात, अगर तुम्हारे अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर, किसका? कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, ठीक है ना, या फिर नेक्स्ट आगे कौन है? आरबीआई, या कोई भी किसी तरह की कंपनी लॉ बोर्ड, किसी का भी,
क्या तुमने उनके ऑर्डर्स के साथ कंप्लायंट करा या नहीं करा। सिंपल वर्ड डिपॉजिट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज याद रखने के लिए लॉ में भी चैप्टर 5 डिपॉजिट, क्लॉज नंबर 5 डिपॉजिट्स। ठीक है ना, तो सिंपल आपको याद भी रहेगा लाइन वाइज। चलिए नेक्स्ट इज नंबर 6। हाँ जी। Whether maintenance of cost records has been specified by the central government under subsection 1 of the section 148 of the Companies Act, and whether such accounts and records have been so made and maintained। अब आपने 148 के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर प्रिस्क्राइब होते हैं कि दैट यू हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अगर तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा कोई ऑर्डर आया है तो क्या आपने उस मुताबिक कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करा है या नहीं करा है। दैट्स इट। क्लियर। इसको लिख लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स में। हाँ जी, हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे 7th पॉइंट। 7th भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द क्वेश्चन एक पड़ा है, ये कॉमन क्वेश्चन में मिलेगा जी, कॉमन में पढ़िए। अच्छा, इसमें पॉइंट है 2 और ये इसको नाम दे दो स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसको नाम दे दीजिए स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज। पढ़िए जी पहला, वेदर द कंपनी इज regular in depositing undisputed statutory dues. वेट, अनडिस्प्यूटेड व्हाट इट मींस। कोई भी लीगल कंप्लायंस जिसके नो 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 जिसके लिए कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, फिर तुम जमा क्यों नहीं करवा रहे। मैं कहा चलो जिसका डिस्प्यूट हो तो मैं मानूं कि जी हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमारी डिपार्टमेंट के साथ अभी सेटलमेंट चल रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में तो सोचूं। जो अनडिस्प्यूटेड पार्ट है, जिसको तुम कह रहे हो कि हमने देना है, दे फिर नहीं रहे। मैं कहा जाके एक बार चेक कर, क्या कंपनी अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज जो कि अनडिस्प्यूटेड हैं, क्या उसको रेगुलरली पे कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जीएसटी कह तो रही है जी हमने देना है और दे देंगे। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 31 मार्च तक का अभी तक आपने पे आउट नहीं करा। पढ़िए। यस प्लीज। हाँ जी। ड्यूज इंक्लूडिंग जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैल्यू एडेड, इवन सेस एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को देना। एंड इफ नॉट, मतलब यहां तक तो मैंने तुमसे पहले क्या पूछा, क्या रेगुलर है। अगर तो रेगुलर है, बात खत्म। अगर नहीं है तो डिटेल्स किस बात की। इफ नॉट, द एक्सटेंड ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than कितना सर, जो जैसे 31 मार्च है ना, या मैंने ये कहा मार्च वाले पैसे, दिमाग, मार्च वाले तो वैसे भी अप्रैल में पे होंगे, फेब्रवरी वाले नो, जनवरी वाले नो। मैं कह सर मोर देन 6 मंथ से जो पेंडिंग पड़े हैं, मतलब कौन सा पैसा, सितंबर का, उससे भी प्रीवियस वाला, जिसको 6 महीने हो चुके अभी तक पे नहीं करे। 31 मार्च आज क्लोज होने जा रही है, उस साल के कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं जो 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग पड़े, जिसको कह दूं जी, मान लो सपोज अब ईयर कौन सा कंप्लीट हुआ आपका, ये 22-23 कंप्लीट हुआ ना, 22-23 की 31 मार्च की बैलेंस शीट में आज भी ईपीएफ कौन सा पड़ा है, जुलाई 22 का पड़ा। मैंने तुमसे पूछा हो, मैं कहा जुलाई 22 का ईपीएफ कैसे पड़ा यहाँ पे। चलो डिस्प्यूट होता मैं भी मानता कि हाँ तुम्हारा कोई है आपस में डिस्प्यूट, चलो रिजॉल्व कर लोगे तभी पे करेंगे, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। और ईपीएफ पैसा, ईएसआई तो ये तो मंथली पे होते हैं, ये तो कमिंग मंथ की 15 से पहले पहले तो जमा करवाने होते हैं। तुम तो 6 महीने से ऊपर हो चुके, 31 मार्च भी निकल रही है, साल खत्म हो रहा है, अभी तक नहीं पे करे। सर ये डिफॉल्ट है, ये स्टैट्यूटरी ड्यूज का क्या है, डिफॉल्ट है। आगे पढ़िए। यस, फ्रॉम द डेट दे बिकम क्या थे, पेबल शेल बी, उनके बारे में क्या करिए, इंडिकेशन। ये 6 मंथ वाला याद रखना, पॉइंट 6 मंथ वाला क्या बोल रहा हूं, मोर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल, से 6 महीने हो चुके, आज भी 31 मार्च को रिपोर्ट करते टाइम वो बैलेंस शीट में आ रहे हैं। एक बात बता, जनवरी का जीएसटी पेंडिंग है, क्या रिपोर्ट करेंगे, क्यों, 31 मार्च को पेंडिंग जरूर आएगा पर उसको अभी 6 महीने नहीं। आगे वेयर यस, statutory dues referred to in subclause A have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved in the forum। हाँ फिर ये बता दो कहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है तुम्हारा। तुमने कोई लीगल एक्शन तो लिया होगा, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कोई जीएसटी में, किन के पास कोई जुरिडिक्शन कुछ तो होगा तेरे पास,
जिसके कारण तुम कह पा रहे हो कि ना जी हमने जमा नहीं करवाया, कोई बात नहीं, तू बस बता दे, यहाँ पे बता दे कि कितनी अमाउंट थी जो तुमने जमा नहीं करवाई, और ये अमाउंट किसके पास पेंडिंग है। फॉर्म, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, किसी के पास तो होगी। आगे, इज पेंडिंग शैल बी मेंशन्ड, और एक मियर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन डिस्प्यूट। ऐतराज करके भेज दे चिट्ठी पे लिख के, वाह तेरे, क्या यही प्यार है? अब अल्टीमेटली एक मियर रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, कंसर्न डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख के दे दी, वो डिस्प्यूट थोड़ी हो गया। मैं कहा जी हमारा तो चल रहा है राड़ा। मैं कहा इतना पता नहीं क्या मैटर हो गया। वो मियर रिप्रेजेंटेशन थोड़ी, डिपार्टमेंट में नोटिस निकाला, तुमने उसकी अपील करी, तूने उसका रिस्पॉन्स सबमिट करा, देयर इज डिसएग्रीमेंट। आज की डेट में जितनी भी असेसमेंट्स होती हैं, पहली बात तो फेसलेस, क्लियर, मतलब ऑनलाइन चलती हैं, क्लियर, सारी की सारी। और सबसे पहले ना वो क्वेश्चन आपसे पूछते ही क्या है कि आपकी डिमांड इतनी निकली, वेदर आर यू इन एग्रीमेंट विद दिस। पहले तो यही बता, तू इस डिमांड से एग्री करता है। अच्छा, वो भी होता है डिसएग्री नहीं करता, पार्शियल एग्री करता है, पूरे रिप्लाईज मिलेंगे। अब जिस बंदे ने पहले दिन ही क्लिक कर लिया कि हाँ मैं एग्री करता हूं, कल को मुकर पाएगा? खुद ही सोचो। तो वही चीज है कि सर मियर रिप्रेजेंटेशन करना, आपने अपनी ओर से एक लेटर सा लिख के दे दिया डिपार्टमेंट को, तो इसका मतलब थोड़ी कि अपना कोई वहां पे उनके साथ चल रहा है। कोई डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। डिस्प्यूट मीन्स प्रॉपर बता, जहां पे तुम्हारे रिस्पॉन्स एंड ऑल रोज पेशियां हो रही हैं वहां पे, फिर तो मानने की डिस्प्यूट चल रहा है, अदरवाइज कोई नहीं है। समझे पॉइंट? तो दो केसेस हैं जी, वन इज अनडिस्प्यूटेड पार्ट जमा नहीं करवाया, और जिसको कितने महीने हो चुके, मोर देन 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर एंड से, फाइनेंशियल ईयर एंड को, वो मतलब आज भी बैलेंस शीट में है जिनको 6 6 महीने हो चुके पेंडिंग हुए हुए, उनके बारे में रिपोर्ट करना। तो मेरा कहीं ना कहीं तरीका कहने का मतलब, जो 1 अक्टूबर के बाद वाले होंगे ना, 31 मार्च के तो आ रहे होंगे, बट वो मोर देन 6 मंथ वाले नहीं, मोर देन 6 मंथ हो जाने चाहिए। मतलब अक्टूबर से पहले 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 वाले जितने भी तेरे ये स्टैट्यूटरी ड्यूज पड़े हैं, ये सारे के सारे इस रिपोर्ट में जाएंगे। और अगर तेरा डिस्प्यूट पेंडिंग है तो कहाँ पेंडिंग है वो बता दे। बट एक मियर रिप्रेजेंटेशन देना अपने आप में, कंसर्न डिपार्टमेंट को, अपने आप में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। डिस्प्यूट मीन्स एक प्रॉपर वे से आपको लगे कि वाकई में दोनों पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है, कि बातचीत इनकी चल रही है, सेटलमेंट इनकी हो रही है, दैट इज द। हुआ क्लियर? तो जी फटाफट स्क्रीनिंग करिए, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। करिए फास्ट। सर हाँ जी। सर वो जो ट्रिप्लीकेट कंडीशन थी, हम्म। उसमें जो पहली वाली थी वो दोनों इकट्ठी होनी चाहिए सर। मतलब मतलब जो पहली वाली थी वो पब्लिक कंपनी होल्डिंग और सब्सी। वो तो वो तो प्राइम है ही है, उसके बाद 3 कंडीशंस चेक करना। अगर जैसे सर ये होल्डिंग कंपनी हो और इसकी हम्म। वो पेड अप शेयर कैपिटल कम हो आगे और सुनने की जरूरत ही नहीं, अगर वो होल्डिंग है पब्लिक की फिर तो पहली बार है। मैं आपको क्या वर्ड बोल रहा हूँ, 3 कंडीशन तो बाद में है, वो प्राइम कंडीशन पहले है, कि आप कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सी है, वो चीज। फिर अच्छा ये बाद में चेक करना 3 कंडीशंस। अच्छा वो अलग है सर, तीन हाँ यही वाली होगी ना, एक सरप्लस वाली हो गई और एक वो बैंक वाली और रेवेन्यू वाली। बिल्कुल, 3 कंडीशंस। हम्म। क्या चीज? हम्म। उसके अंदर वो जो कंडीशन सर्टिफिकेट है, हाँ हाँ उसके लिए वो रिजर्व एंड सरप्लस सारी जो 6 7 10 पॉइंट हाँ, सारे टोटल कहता रहा हूँ, जो बैलेंस शीट के हेड में लिखा होता है। कौन से वाला? ये तो एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बारे में, कि जो आप ऊपर ये रिजर्व्स लेते हो ना, इसमें कैपिटल रिजर्व भी है, रेवेन्यू रिजर्व भी है, दोनों आते हैं, इवन रीवैल्यूएशन भी आती है, सब कुछ। लास्ट में यहाँ पे लिखा नहीं था कि फाइनली हम ये बस ये कहना चाहते हैं कि जो टोटल जाता है ना रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस शीट के हेड में, वो सारा कुछ ही आएगा, वो चीज। करिए सर फास्ट, जल्दी देखो जी एक बार। हम्म। किसका?
एक्सप्लेनेशन है, कोई इसमें सिग्निफिकेंस नहीं हो। तो ये बता रहा है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व दोनों ही कवर होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कवर होगा। वो तो ऑलरेडी फोर्थ पॉइंट में सारे कवर कर ही गया ना। हम्म। हाँ जी, डन हो जाएगा। इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, पहले कल सारा सुनूंगा, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करेंगे स्टार्ट करें। क्लियर? कल के लेक्चर में कैरो कंप्लीट करना है, चैप्टर 11 वाइंड अप करना। क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।